हेलो मूवी लवर्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बंगाली वेब सीरीज के बारे में जिसके पार्ट 1 का वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जरूर देखें। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि 4 दोस्त जब रात में अपनी कार से लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं और एक सुनसान जंगल से गुजरते हैं तो उनका सामना एक प्रेतनी से होता है। बाद में वो प्रेतनी उन्हीं ग्रुप की एक लड़की राका को अपने बस में कर लेती है और फिर राका के साथ शुरू होती हैं असाधारण गतिविधियां। लेकिन वो प्रेतनी राका से क्या चाहती है इसको अब हम इस वीडियो में देखेंगे। हम देखते हैं जब राका हॉस्पिटल में होती है तो उससे मिलने नीलेश आता है। राका नीलेश से बोलती है कि वो सौदामिनी से दोबारा मिलना चाहती है क्योंकि कल रात जब वो सो रही थी तो उसके बिस्तर के नीचे कुछ आवाज हुई। जब उसने नीचे झुक कर देखा तो उसके सामने वही ज्योता की आत्मा थी और बेड के नीचे एक सीटी पड़ी हुई थी। मुझे लगता है ज्योता मुझसे कुछ कहना चाहती है लेकिन मैं समझ नहीं पा रही। तो नीलेश उसको लेकर सौदामिनी के पास जाता है। अब राका सौदामिनी को बताती है कि उसके पास एक सिटी है और ये सिटी उसको ज्योता की आत्मा ने दिया है। उसे लगता है उससे कुछ कहना चाहती है लेकिन उससे संपर्क नहीं कर पा रही। अब हम देखते हैं सौदामिनी औजा बोर्ड पर उस सिटी को रखकर ज्योता की आत्मा को बुलाती है, उससे संपर्क करना चाहती है। और थोड़ी देर बाद राका को कुछ विजुअल्स आने लगते हैं। वो देखती है उन्हीं जंगलों में एक पुराना सा घर और उस घर के ऊपर ज्योता बैठी होती है और उसके बाद राका नॉर्मल हो जाती है। अब राका दोबारा हॉस्पिटल में होती है और रात में अपने बेड पर सो रही होती है। वो जैसे ही करवट लेती है उसके सामने वही ज्योता की आत्मा लेटी होती है लेकिन इस बार डरती नहीं। अब अगले दिन सुबह राका नीलेश के साथ उसी गड्ढे के पास जाती है जहाँ उसे बेहोशी की हालत में पाया गया था। वो देखती है उस घर को जो रात में उसने विजुअल में देखा था वो गड्ढे के ठीक सामने होता है। और साथ ही राका नीलेश को ये भी बताती है जो घर उसने सपने में देखा था जहाँ ज्योता का मर्डर हुआ था ये वही घर है। मुझे लगता है उस सिटी के द्वारा ज्योता हमें कुछ बताना चाहती है। तो राका उस घर का फोटो खींचती है और फिर सोशल साइट पर उस फोटो के साथ अपनी स्टोरी लिखकर और साथ ही उस सिटी का फोटो डालकर ज्योता के नाम से एक पोस्ट शेयर करती है ताकि अगर कोई ज्योता के बारे में कुछ जानता हो तो उन्हें कांटेक्ट करे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उस बूढ़े अंकल को देखते हैं जो अपने आप को ज्योता का दादा बताता है। वो इंस्पेक्टर गोपाल से मिलने पुलिस स्टेशन आता है और उन्हें बताता है कि सोशल साइट पर ज्योता के नाम पर कोई पोस्ट लिखा गया है। तो इंस्पेक्टर गोपाल चेक करते हैं, वो बताते हैं हाँ उस पोस्ट में एक सिटी का फोटो भी है जिसका वो नंबर बताते हैं। तो बूढ़े अंकल बताते हैं वो सिटी उनके पोती ज्योत्सा का ही है क्योंकि जब वो गायब हुई तो उस टाइम वो एनसीसी की ट्रेनिंग ले रही थी। तो गोपाल पूछते हैं कि क्या आपके पास ज्योता का कोई फोटो है? तो बूढ़े अंकल एक फोटोग्राफ निकालते हैं। जैसे ही गोपाल उस फोटो को देखते हैं वो डर जाते हैं क्योंकि उनके घर में जो लड़की की आत्मा उन्हें रात में दिखी थी वो यही ज्योता ही थी। अब गोपाल समझ जाते हैं कि इसका मतलब अब ज्योता मर चुकी है। और साथ ही ज्योता के दादा बताते हैं कि मुझे अच्छे से आज भी याद है वो 22 सितंबर 2008 का टाइम था जब आखिरी बार उन्होंने ज्योता को देखा था। और दोस्तों वो 22 सितंबर की ही रात थी जब ज्योता की आत्मा नीलेश और उसके दोस्तों के सामने आई। अब गोपाल राका और नीलेश को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और राका से ज्योता के बारे में पूछते हैं। तो राका बताती है उसने सपने में देखा था कि ज्योता का कत्ल उसी मधुबन नाम की हवेली में हुआ था और हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर ज्योता का कत्ल किसने किया था। तो गोपाल बोलते हैं मैंने भी ज्योता की आत्मा को अपने घर पर देखा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जब राका अपने घर पर होती है तभी उसके सामने ज्योता की आत्मा आ जाती है। इस पर ज्योता अपने पेट पर इशारा कर रही थी और साथ ही बोलती है कि मैं इस तरह घूम नहीं सकती और मेरे पेट में है। तो राका समझ जाती है कि जब ज्योता का मर्डर हुआ तो उस टाइम ज्योता प्रेग्नेंट थी। अब नीलेश राका से मिलने आता है तो राका उसे सारी बात बताती है और तभी राका को इंस्पेक्टर गोपाल का कॉल आता है। वो बोलते हैं कि एसडीपीओ साहब तुमसे बात करना चाहते हैं। तो एसडीपीओ राकेश राका से पूछते हैं कि आप ज्योता के बारे में कैसे जानती हैं। तो राका बोलती है मैं आपसे मिलकर सब बताना चाहती हूँ। तो राकेश राका और नीलेश को अपने ऑफिस बुलाते हैं। अब राका और नीलेश राकेश से मिलने उसके ऑफिस जाते हैं। तो राकेश बोलता है जब मैं एनसीसी में था तो
तो मेरी एक जूनियर थी, उसका नाम भी जोयता ही था। लेकिन जिस जोयता की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है ये वही जोयता हो। लेकिन आपको किसने बताया कि जोयता का मर्डर हो चुका है? तो राका बोलती है, सर मैंने सपने में देखा था। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जोयता की आत्मा ने मुझे बताया। आत्मा की बात सुनकर राकेश थोड़ा असहज हो जाता है, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर था, वो आत्माओं पर विश्वास नहीं करता। तो राका वो सिटी राकेश को दिखाती है। सिटी का नंबर देखकर राकेश बोलता है, ये सिटी जोयता की है जो मेरे साथ एनसीसी कर रही थी। लेकिन वो जोयता तो जिंदा है, वो 2008 में गायब हो गई थी। लेकिन उसके कुछ सालों बाद मुझे उसके लेटर मिले। उसने मुझे 3 लेटर अलग अलग लोकेशन से भेजा था, लेकिन सारे लोकेशन धार्मिक स्थल से जुड़े हुए थे और उसके लेटर्स में भी धार्मिक बातें लिखी थी, जैसे उसका इस संसार से मन उब चुका हो, वो अध्यात्म की तरफ जाना चाहती थी। और उसका आखिरी लेटर मुझे 2019 में मिला था हरिद्वार से। अब वो तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर जोयता मारी गई तो चिट्ठियां कौन लिख रहा है, और अगर जोयता जिंदा है तो फिर वो किसकी आत्मा है जो अभी राका को परेशान कर रही है। अब राका प्रकाश से पूछती है कि क्या आप जोयता के दोस्तों के बारे में कुछ बता सकते हैं? तो प्रकाश बोलता है, ऐसे तो जोयता मेरी जूनियर थी और इस वजह से वो मुझसे कम बातें किया करती थी। लेकिन एनसीसी के टाइम में उसके 2 दोस्त थे, सोमेन और कुणाल। लेकिन मुझे नहीं पता आजकल वो कहाँ रहते हैं। खैर राका और नीलेश अब वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जुम्मा नाम की एक औरत को देखते हैं। जब वो राका का पोस्ट देखती है तो जुम्मा राका को मैसेज करती है कि वो जोयता को जानती थी, जोयता उसकी फ्रेंड थी। और वही दूसरी तरफ राका और नीलेश आपस में बात करते हैं। तो राका बोलती है, इसका मतलब जोयता का मर्डर 2019 के बाद हुआ होगा, क्योंकि 2019 में उसने अपना लास्ट लेटर भेजा था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद राका सोचने लगती है और बोलती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब सपने में मैंने मधुबन हवेली को देखा तो उसकी कंडीशन काफी अच्छी थी और 5 सालों के अंदर ही कोई भी हवेली इतना खंडहर नहीं बन सकती। इसका मतलब जोयता का मर्डर 2008 में ही हुआ था और मुझे लगता है ये लेटर्स उसके नाम पर शायद कोई और भेज रहा होगा। लेकिन अब भी उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कौन वो लेटर भेज सकता है। अब राका और नीलेश दोबारा प्रकाश से मिलने जाते हैं। तो राका प्रकाश को बताती है कि आपको पता है कि जब जोयता 2008 में गायब हुई उसके पहले वो प्रेग्नेंट थी। तो प्रकाश बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने उससे जानने की बहुत कोशिश की कि ये बच्चा किसका है, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। लेकिन मेरा पूरा शक सोमेन पर था, क्योंकि सोमेन जोयता के आसपास ही घूमा करता था। तभी राका प्रकाश को बोलती है कि उसे जुमा नाम की एक औरत का मैसेज आया है और उसने बोला है वो जोयता के बारे में कुछ जानती है, लेकिन मेरी अभी तक उससे बात नहीं हुई। मैं उससे मिलकर जोयता के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन राका को सोमेन का कॉल आता है। तो राका नीलेश के साथ सोमेन से मिलने जाती है। तो सोमेन बताता है जोयता उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो उसकी अच्छी दोस्त थी और जिस रात वो गायब हुई उस रात मैं उसके साथ ही था। मैं अपने कार से उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था उसका अबॉर्शन करवाने के लिए, क्योंकि वो एक बच्चे की माँ बनने वाली थी और उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है तो जोयता ने बताने से इनकार कर दिया। उसने बोला कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से ये प्रॉमिस किया है वो कभी भी किसी कंडीशन में उसका नाम किसी को नहीं बताएगी। और साथ ही जोयता ने ये भी बोला था अब वो शादी से इनकार कर रहा है तो उसके पास अबॉर्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जब हम रास्ते में थे तभी जोयता को एक कॉल आया और एक कॉल उसके बॉयफ्रेंड का था। उसने बोला कि उससे शादी करने के लिए अब वो तैयार है। तो जोयता सपनकोला जंगल के पास ही उतर गई। मैंने उससे बोला कि सही जगह नहीं है, लेकिन जोयता ने मुझसे बोला कि वो मुझसे यहीं पर मिलने वाला है। ये थी हमारी आखिरी बातचीत। इसके बाद मुझे नहीं पता कि जोयता कहाँ चली गई। तो राका सोमेन से कुणाल के बारे में पूछती है। तो सोमेन बोलता है कुणाल बहुत ही वाहियात टाइप का लड़का है और मुझे तो उसी पर शक था, लेकिन मैं साफ साफ कुछ बोल नहीं सकता। एक बार एनसीसी कैंप में उसने जोयता के साथ रात में जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन जब जोयता ने शोर मचाया और सब लोग इकट्ठा हुए तो सर ने उसे थप्पड़ मारकर वहां से भगा दिया। अब उन लोगों को कुणाल पर शक था, लेकिन सवाल ये था कि जोयता जानती थी कुणाल अच्छा लड़का नहीं है, तो फिर उसके कहने पर सोपानकोला के जंगल में क्यों उतर गई। और नीलेश और राका इन सब बातों को लेकर काफी कंफ्यूज थे। और वही दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर गोपाल को देखते हैं। उससे मिलने जोयता के दादाजी आए थे।
तो गोपाल उन्हें बताते हैं कि शायद ज्योता जिंदा है क्योंकि उसने सर को कुछ चिट्ठियां लिखी थी। तो ज्योता के बाबा बोलते हैं आखिर उसने चिट्ठियां मुझे क्यों नहीं लिखी। अब इसके बाद ज्योता के बाबा ज्योता का कांटेक्ट नंबर इंस्पेक्टर गोपाल को देते हैं और इधर हम देखते हैं नीलेश और राका अब कुणाल से मिलने जाते हैं। तो कुणाल पहले तो उनके साथ बदतमीजी से बातें करता है, लेकिन जब वो बताते हैं उनका कांटेक्ट पुलिस डिपार्टमेंट से है तो फिर कुणाल उनसे नॉर्मल बातें करने लगता है। कुणाल बताता है कि वो तो ज्योता से प्यार करता था और उस रात वो उससे अपने प्यार का इजहार ही करने गया था, लेकिन ज्योता ने गलत समझा और शोर मचा दिया। लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि ज्योता कहाँ है। और इधर हम देखते हैं जब राका और नीलेश कुणाल से मिलकर वहाँ से बाहर आते हैं तब एक कार वाला उन पर हमला करता है, लेकिन वो लोग बच जाते हैं। अब ये तो कंफर्म था कि किलर उनके आसपास ही था और वो लोग अब उसके निशाने पर थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जुमा नाम की उस औरत को देखते हैं। जुमा एक आदमी को कॉल करती है और उससे बोलती है मुझे पता है तुम्हें ज्योत्सा के बॉयफ्रेंड हो, क्योंकि ज्योत्सा अपनी सारी बातें मेरे साथ शेयर किया करती थी, मुझे सारी बातें पता है। और साथ ही जुमा ये भी बताती है कि आज मैं शाम को उस लड़की राका से मिलने वाली हूँ, तो अगर तुम चाहते हो मेरा मुंह बंद रहे तो मुझे 15 लाख रुपए कैश आज दोपहर में चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं जुमा दोपहर में उस किलर से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ उसे पैसे मिलने के बजाय उसे मिलती है मौत। वो किलर जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता वो जुमा का गला काट देता है और जुमा वही मारी जाती है। तो दोस्तों जुमा को पहले से ही पता था कि उसकी फ्रेंड का किलर कौन है, लेकिन आज तक जुमा ने अपना मुंह बंद रखा और अपने फ्रेंड को इंसाफ दिलाने की बजाय उसका सौदा पैसों से कर रही थी और उसका अंजाम उसकी मौत के साथ खत्म हुआ। और वही दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर गोपाल को देखते हैं जो ज्योत्सा का कॉल रिकॉर्ड चेक करते हैं और उसके नंबर पर जो आखिरी कॉल आया था उसे ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात में राका जब अपने घर पर होती है तभी उसे अनजान नंबर से कॉल आता है और कॉल पर दूसरी तरफ से एक आदमी बोल रहा होता है। वो राका से बताता है कि उसे पता है कि ज्योत्सा अभी कहाँ है, अगर वो जानना चाहती है तो अभी के अभी मधुबन हवेली आ जाए। और वही दूसरी तरफ हम ज्योत्सा की आत्मा को देखते हैं, वो भी मधुबन हवेली के गेट पर ही खड़ी होती है। अब राका भी मधुबन हवेली पहुंचती है और उसी कॉरिडोर में खड़ी होती है जहां उसने ज्योता को मरते हुए देखा था। अब किलर उसके सामने होता है और खुलते हैं मूवी के राज। एक किलर और कोई नहीं पुलिस ऑफिसर प्रकाश होता है। अब राका उससे पूछती है कि आखिर तुमने ज्योता को क्यों मारा। अब सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं जब उस रात ज्योता उससे मिलने जाती है तो प्रकाश ज्योत्सा से भोली भाली बातें करता है और फिर चुपके से पीछे से उस पर एक बड़े से चॉपर से वार करता है और ज्योत्सा मारी जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। हम देखते हैं जैसे ही प्रकाश राका पर हमला करता है ज्योत्सा की आत्मा पीछे से आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है। जैसे ही प्रकाश पीछे मुड़ता है वो देखता है ज्योता की आत्मा वहाँ खड़ी थी। उसे देखकर वो डर जाता है और घबरा जाता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर में लोहे का सरिया घुसता है और जिसकी वजह से प्रकाश अब घायल हो जाता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर इंस्पेक्टर गोपाल आ जाता है अपनी पूरी टीम के साथ और प्रकाश को अरेस्ट कर लेता है। उसको बोलता है सॉरी सर, आपका प्लान तो फेल हो गया। मुझे पता है आज आपने जुमा का मर्डर किया क्योंकि जुमा आपका राज जानती थी और उसके बदले वो आपसे पैसे मांग रही थी, लेकिन आपको नहीं पता जुमा एक चालाक औरत थी। वो आपके पास आने से पहले कुणाल के पास गई थी। उसने एक लेटर कुणाल को लिख कर दिया था और कुणाल को बताया था कि अगर उसको कुछ हो जाए तो ये लेटर वो ले जाकर सीधा पुलिस वालों को दे दे। और साथ ही मैंने वो नंबर भी ट्रेस कर लिया जिससे आखिरी कॉल ज्योत्सा को की गई थी। उस नंबर का लोकेशन आपके घर के पास ही दिखा रहा था। अब राका देखती है ज्योत्सा की आत्मा उस हवेली से बाहर जाती है तो राका उसका पीछा करती है। बाद में वो हवेली के बगल में बने हुए उसी गड्ढे में चली जाती है। जब पुलिस वाले गड्ढे के अंदर खुदाई करते हैं तो उन्हें वहाँ पर ज्योत्सा के कंकाल मिलते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कुणाल को देखते हैं, वो अपने जिम में होता है। तभी उसे अपने गर्दन पर खून का निशान दिखता है और जब कुणाल पीछे मुड़ता है तो देखता है ज्योत्सा की आत्मा उसके सामने खड़ी होती है। और इसी के साथ यह बेहतरीन सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।